बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 को देखना है। इससे पहले जो इसके नोट्स हैं और इसकी बेसिक्स के नोट्स हैं सिक्योरिटी मेजर्स के, वो ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं, उनको अच्छे से मेमोराइज कर लें तो आपके सारे सवाल वैसे भी उसमें कवर हो जाएंगे। ये है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले देखें एक्ट क्या होता है। एक्ट होता है बच्चों जब पार्लियामेंट सेशन में हो, साल में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, तो उस वक्त जो ना लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, या ये कह लें कि पार्लियामेंट उसको पास करता है और इसकी शक्ल बन जाती है जिसमें ये सेक्शन है ना, ये देखो, ये सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 1 2 3 4 5, ये कोड है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल का कोड क्या है 1, डेफिनेशन का कोड क्या है 2, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट मेंटेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कोड क्या है 3, कत्ल का कोड क्या है 302। तो कोड की शक्ल में कह लें, इसको कोडिफाइड लॉ भी बोलते हैं एक्ट को, या फिर इसका ये होता है कि आर्टिकल्स की फॉर्म में भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी लॉ जो है ना वो आर्टिकल की फॉर्म में, लाइक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, 56 का, 62 का, 73 का, तो उसमें आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों एक्ट बोलते हैं। अब ये पहले था ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये पहले ऑर्डिनेंस था, उस वक्त चौधरी फजल इलाही उसने ये पास किया था पाकिस्तान की एविएशन की जो इमरजेंसी के हालात को देख के भी आई को, मतलब पाकिस्तान में उस वक्त जो हालात थे आप लोगों के सामने 1970 से 78 का जो इरा है वो काफ़ी कम्प्लेक्स लेवल का था। तो 4 महीने का जो है ना वो ऑर्डिनेंस पास हुआ 120 दिनों के लिए। अब जो ऑर्डिनेंस होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है या डिजॉल्व हो चुकी होती है या किसी वजह से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लाइक मुशर्रफ के दौर में उसने जो है ना उसको ख़त्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया था। पार्लियामेंट का ना होने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या पार्लियामेंट डिजॉल्व हो चुकी है या पहले थी अब नहीं है। तो इसलिए ये सदर की पावर होती है। ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल पावर है। ऑर्डिनेंस किसके पास है? प्रेसिडेंशियल पावर होती है। जो 1973 का आइन है ना, उसमें जो आर्टिकल 89 है वो पावर देता है सदर को कि जब भी मुल्क में कोई इमरजेंसी हालात हों तो वो इस लेजिस्लेटिव को या इस लॉ मेकिंग बॉडी को वो बना सकता है। ठीक है, इस तरह का ऑर्डिनेंस वो पास कर सकता है। ये उसकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी होती है कि वो 120 दिन के लिए सिर्फ बनाता है। 120 दिन के बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर एक्ट बनाना चाहें तो प्रॉपर्ली फिर इसको पास करना पड़ता है पार्लियामेंट के थ्रू। नेशनल असेंबली से अगर स्टार्ट हो तो फिर सेनेट में जाएगा, सेनेट से स्टार्ट हो फिर नेशनल असेंबली, फिर उसके बाद सदर करेगा साइन और उसके बाद जो है ना वो प्रॉपर्ली जो है ना वो एक्ट बन जाएगा और फिर आपके सामने गजट में छप के आ जाएगा। ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। इस एक्ट से आगे बच्चों एयरपोर्ट ASF प्रॉपर्ली बनाई जाती है कब? 1976। सारे क्वेश्चन नोट्स में मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे। तो इसके तहत ये प्रॉपर्ली ASF पूरे पाकिस्तान में बन जाती है। उस वक्त 7 जो ना मेजर एयरपोर्ट्स थे, 7 एयरपोर्ट्स थे, जिसमें चिनाई इंटरनेशनल हो गया और उसके बाद पेशावर में का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद इस तरह लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेनज़ीर, जिसको ग्रीन एयरपोर्ट भी कहते हैं, तो इस तरह फैसलाबाद और मुल्तान, ये वाले 7 एयरपोर्ट थे जहाँ पे ASF ने प्रॉपर्ली कुछ पर्सनल के साथ जो ना काम करना स्टार्ट किया। 1800 के करीब थे उस वक्त मुलाजिम थे जो काम करते थे। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 1955 में, इससे पहले 1955 में PIA बन चुकी थी। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट कौन सी थी, कहाँ गई, ठीक है, वो कौन ले गया, ये सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आपकी बेसिक्स वहाँ पे कवर है। अब हमने पढ़ना है इसके प्रॉपर्ली सेक्शन वाइज को। पहला सेक्शन जब भी बच्चों होता है किसी भी एक्ट का, पहला शार्ट टाइटल का होता है। शार्ट टाइटल, उसका नाम क्या है, वो कितनी जगह पे अप्लाई होता है, मतलब उसका एक्सटेंड किया है पूरे कंट्री पे है या किसी सूबे पे है, और उसकी एप्लीकेशन और फिर उसकी कमेंसमेंट, कि वो जैसे ही जो है ना वो पास हुआ, क्या वो एट वंस जो है ना वो कमेंस हो गया या साल बाद हुआ या कैसे हुआ, ये वाली बात हमें देखनी है। यहाँ पे आ जाइए। तो जो बातें इंपॉर्टेंट है ना मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चला जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये 13 दिसंबर 1975 को ये पार्लियामेंट से पास होता है और 18 दिसंबर 1975 को सदर पाकिस्तान फजल इलाही इसको जो है ना वो साइन करते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर गजट में आता है, हो जाता है। अब ये स्टार्टिंग वाला जो है ना ये इसका प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल बोलते हैं दिबाचे को, मतलब ये ASF का एक्ट है, कैसे काम करेगा, ठीक है, या उसकी बेस क्या है, उसका बुनियादी ढांचा क्या है, ये दिबाचा बताता है। ब्रीफ जो इसका प्रीएम्बल होता है वो बताता है। लेकिन पाकिस्तान 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल था वो करारदाद पाकिस्तान रखी गई थी। ठीक है, जिसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। लेजिस्लेटिव नंबर 77 है, ये आप याद कर सकते हैं, वैसे आता नहीं है पेपर में। इसका एक ही काम था, इसके तहत किस तरह से जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट होगी ASF और फिर वो रेगुलेट कैसे होगी, इसमें प्रॉपर्ली एविएशन का काम कैसे होगा, पैसेंजर्स को कैसे मेंटेन करना है, मेलिंग को कैसे करना है, कार्गो कैसे करनी है, इसके अलावा एरोड्रोम्स कैसे बनाने हैं, एयरपोर्ट्स किस तरह से ड्राफ्ट करना है, एयरक्राफ्ट कैसे चलाए जाएंगे। ठीक है, अगर टेररिज्म होगा तो उसकी एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, ये वाली इसमें सारी बातें आती हैं। इसमें तमाम किस्म के एरोड्रोम्स, बताता हूँ कि क्या होता है, एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट और सिविल एविएशन की जो इंस्टॉलेशन है उसको मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर को। 5 बातें, एरोड्रोम, एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन और लॉ एंड ऑर्डर।
ठीक है, किसके खिलाफ करना है? अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो सकती है, कोई बम्बर हो सकता है, ठीक है, कोई दहशतगर्दी हो सकती है उसके खिलाफ। अब ये एक्ट बता रहा है कि इसमें ये ऐसे करके चीज़ें फॉलो होंगी। ये जो प्रीएम्बल है, सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। टोटल चैप्टर्स भी आप इसमें देखेंगे 5 चैप्टर्स हैं इसके। पहला सेक्शन हो गया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल है दी एएसएफ एक्ट 1975, मतलब पूरा पढ़ना है आप लोगों ने। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, इधर कॉमा लगता है। एक्सटेंड बच्चों ये है कि इसमें तमाम किस्म के एरोड्रोम्स आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं पूरे पाकिस्तान में, तमाम किस्म की सिविल एविएशन आती हैं, उसके सेंटर्स आते हैं, उसके ऑफिस आते हैं, और तमाम किस्म की जो है ना एयर सर्विसेज, जहाँ पे जो है ना ये जहाज़ जो है ना ऊपर उड़ाए जाते हैं, उसकी रेलिवेंट तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जो ये कवर करता है। और ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है, तमाम मेम्बर्स में भी अप्लाई होता है, तमाम ऑफिसर्स में भी अप्लाई होता है। और एट वंस, ठीक है, जैसे ही ये पास हुआ फ़ौरन लागू हो गया। ये 4 सवाल है इस जो है ना वो आपके जो है ना फर्स्ट सेक्शन में से बनते हैं, सबको पता है। उसके बाद है डेफिनेशंस। ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। इनका मतलब ये होता है कि पूरे लॉ में जब भी इनकी बात होगी तो इनका ये मतलब होगा जो इधर बताया हुआ है। सबसे पहले बच्चों है एरोड्रोम। अब एरोड्रोम जो होता है, मैं आपको सिंपली समझाऊं तो एक बच्चों आपका रनवे होता है। रनवे जहाँ पे जहाज़ जो है ना वो आके मतलब या लैंड करता है या डिपार्च करता है मूव करने के लिए, या फिर जो है ना टेक ऑफ करता है, या उड़ता है या उतरता है, या फिर रनवे पे थोड़ा सा मूव करवाया जाता है, ये हो सकता है। इसके बाद बच्चों इसका टैक्सी वे रास्ता होता है, एक जिस जहाँ पे जहाज़ को रखते हैं, एयरप्लेन्स को रखते हैं, उसको हैंगर बोलते हैं। HANGER होता है हैंगर, उसको हैंगर बोलते हैं। ये आपके वन वर्ड में आ सकता है हैंगर। टैक्सी वे, रनवे, हैंगर, डिपार्चर का एरिया, और उसके अलावा मूवमेंट का एरिया, और इसके अलावा टेक ऑफ का एरिया, इसको बच्चों सब मिला के एरोड्रोम बोलते हैं। तो इसमें फिर आप देखो कि इसमें जो पर्सनस हैं, जो पैसेंजर्स आ गए, पैसेंजर्स कह लो, पर्सनस कह लो, वो जहाज़ पे चढ़ते भी हैं, जहाज़ पे उतरते भी हैं, वो सारा जो एरिया होता है ना वो एरोड्रोम कहलाता है। और एयरपोर्ट होता है ना पूरा पूरा 4 दीवारी स्मैश जो है कवर्ड एरिया, जिसके अंदर पैसेंजर्स भी होंगे, जिसके अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होंगे, जिसके अंदर जो ना असला एमुनिशन सब कुछ चीज़ें होंगी। तो एरोड्रोम ये होता है। यहाँ से आपसे जो सवाल बनेंगे कि एरोड्रोम होता क्या है। एरोड्रोम चाहे तो लैंड पे हो, चाहे तो वाटर के एरिया बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बात हो गई। चाहे तो इसका सारा हिस्सा इस्तेमाल हो, चाहे तो इसका छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल हो। जहाँ पे ये लैंड करते हैं, जहाज डिपार्च करते हैं और मूव करते हैं, ये वाला एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। इसमें फिर सारे एयरक्राफ्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें उसकी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उसके शेड्स हो सकते हैं, उसके वेसल्स हो सकते हैं, उसके पेयर्स हो सकते हैं, और इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट से सारी चीज़ें रहते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज वैसे बने हुए हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट नहीं आ सकते, ठीक है। उसमें एयर की बात नहीं हो सकती है, पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें नहीं है, तो एक्सक्लूसिवली का वर्ड यूज़ करेगा। ये एरोड्रोम है। नेक्स्ट बच्चों एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जो हवा के रिएक्शन से जो चीज़ जो है ना वो उड़ाई जाती है। एक होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब आप बैलून्स को ऊपर फेंकते हैं, आप किसी जो है ना वो बॉल को फेंकते हैं, तो वो बच्चों इसमें नहीं आते, ठीक है। आपको पता है कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसके प्रॉपर ऊपर जो ना लगे होते हैं फिन होते हैं, प्रॉपरली वो हवा देते हैं, तो उस हवा की मदद से फिर जो है ना वो आगे एयरक्राफ्ट मूव करता है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है कि अर्थ सर्फेस में जो इंक्लूड इसमें बैलून्स हैं, इसमें एयरशिप्स हैं जो पतंगे होते हैं, और इसमें काइट्स हो गए, ग्लाइडर्स हो गए, और फ्लाइंग मशीन्स जो होती हैं छोटी मोटी जो बनाई जाती हैं या प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं, या वैसे जो ना कारीगर बना लेते हैं, वो इसमें नहीं आते, ठीक है। ये उसमें नहीं आते। एयरपोर्ट, सबको पता है कि एयरपोर्ट जो ना क्या होता है, जिसमें एरोड्रोम वाला हिस्सा भी है, बाकी पैसेंजर्स वाला हिस्सा भी है, ओवरऑल जो इसमें हिस्सा कवर हो जाता है। फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें उसकी ओपिनियन से बना सकता है। अच्छा, एयर सर्विसेज, जहाँ पे एयरक्राफ्ट जो ना वो सिविल एविएशन की पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको एयर सर्विस बोलते हैं। एयर साइड जो भी मैं रनवे, टैक्सी वे, हैंगर वो वाली बात करते हैं, जहाँ पे एरोड्रोम को मूव करवाने के लिए जो एरिया बनाया जाता है वो बोलते होते हैं इसमें, लेकिन इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं कवर होगी। कंप्यूटर अथॉरिटी का मतलब क्या, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। या अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी को अपनी पावर ट्रांसफर कर सकती है तो वो फोर्स कमांडर है। पूरी एएसएफ का जो हेड है उसको फोर्स कमांडर बोलते हैं या फिर डीजी बोलते हैं। फोर्स का मतलब है बच्चों एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, डायरेक्टर जनरल बोलो या फिर फोर्स कमांडर बोलो, या कमांडर इंचार्ज ऑफ द फोर्स बोलो, तीनों एक ही नाम है। मेंबर का मतलब होता है persons other than officer who is appointed to force and has signed an affirmation in the form set out of the first schedule। ये बच्चों पहला शेड्यूल है। जब भी आप लग जाएंगे, जब कारपोरल्स लगते हैं, ये सही सब इंस्पेक्टर लगते हैं, तो ये हलफनामे के तौर पे ये उठवाया जाता है कि मैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स को मेंटेन करूंगा, मैं फेथ के तरीके से काम करूंगा, नस्ली काम करूंगा, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, इस तरह की बातें सारी आप वहाँ पे करते हो। तो इसके मुताबिक जनाब जो होते हैं एम्प्लॉयज़ वो सारे के सारे मेंबर में काउंट होते हैं, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे बन के जाएंगे एज अ मेंबर ही जाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल इसमें ये सवाल बनता है। ऑफिसर का मतलब ये है कि जिसको
फर्स्ट शेड्यूल के तहत यहाँ पे फोर्स का हिस्सा बनाया जाता है उसको बगैर, यही सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एडी इंस्पेक्टर, ये सारे। अच्छा, ऑपरेटर का काम होता है जिस तरह पुलिस में होता है ना कि वो सारी वायरलेस सिस्टम भी उसके पास होता है। अच्छा, ऑपरेटर को तरह के एक मैं आपको बात बता दूँ, ये जो CSS PMS करके जाते हैं ना, जो स्पेशल जाके PSPs बनते हैं, ASP बनेंगे, फिर SP बनेंगे, फिर SSP बनेंगे, फिर AIG DIG बनेंगे। अब इनके जो नीचे स्टाफ होता है वो मुख्तलिफ होता है, असिस्टेंट भी होता है, PSOs भी होते हैं, और यहाँ पे भी ऑपरेटर होता है। जो पर्सनल समझ लो कि जो किसी भी अफसर का एक पर्सनल बंदा ऑपरेटर, जिसके हाथ में एक डायरी होती है, उसके हाथ में मोबाइल या वायरलेस सेट होता है, वो सारी SSP ASP के रेलिवेंट मुतलका कालें भी सुनता है, वो जनाब जी छापे भी मारता है, तो उसको ऑपरेटर बोलते हैं। एक तो ये ऑपरेटर होता है। दूसरा ऑपरेटर होता है कि जो वायरलेस को सारा का सारा निज़ाम कंट्रोल कर रहा होता है, वायरलेस को ऑन ड्यूटी चेक करना, ये बताना कोई इमरजेंसी हालात नाफिज हो गई है तो उसने कॉल करनी वायरलेस पे, वॉकी टॉकी सेट इसको बोलते हैं। तो ये भी ऑपरेटर होता है। असल में ये वाला ऑपरेटर होता है, मतलब एयरफोर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना कि एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहा है, दुबई में है, लंदन में है, कहाँ जा रहा है, आगे फिजा कैसी होगी, इस तरह करके जो सारी चीज़ होती है प्रॉपरली जो ना ये कंट्रोल करता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो ना एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है प्रॉपर, कोई इंटरप्राइज भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 तरह के सवाल, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज में सवाल बनेगा। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि जो रूल्स को में लिखा हुआ है, जो रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, सब कुछ का मतलब है। पर्पज ऑफ सिविल एविएशन का मतलब है कि तमाम किस्म की सिविल एविएशन जिसमें एयर नेविगेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ एयरफोर्स वाला हिस्सा नहीं आता। एयरफोर्स के अलावा 3 जगह पे आपको यहाँ पे मिलेगा, एक पर्पज ऑफ सिविल एविएशन में, एक एयर सर्विस में, और दूसरा एरोड्रोम में। उसके बाद रेगुलेशंस का मतलब यही है कि जो इस एक्ट में लिखी गई हैं। अच्छा, रेगुलेशन, जहाँ पे सवाल आपको बता दूँ, रेगुलेशंस जो बच्चों बनाना है वो है फोर्स कमांडर का काम। फोर्स कमांडर का काम डबल M होता है, फोर्स कमांडर। सिर्फ इसके पास जो पावर नहीं है वो है रूल्स बनाने की पावर नहीं है, रूल्स बनाती है फेडरल गवर्नमेंट, एक काम। दूसरा ये करती है फेडरल गवर्नमेंट और क्या काम करती है, ये जो डेप्यूटीज होंगे, डेप्टी हो गए, DD हो गए, डिप्टी डायरेक्टर हो गया, अच्छा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, और इसके अलावा डायरेक्टर हो गए, DG, ये भी लगाती है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी। अच्छा, इसके अलावा अब छोटा जो स्टाफ है ना, सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, कारपोरल हो गया, ये वाला जो स्टाफ है वो फोर्स कमांडर खुद ही लगाता है। ठीक है, तो रूल जो इस एक्ट में लिखे हुए हैं उनकी बात होगी। रूल्स लागू होते हैं, एक्ट लागू होता है। एक्ट में है कि आपकी सारा एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि आपको किस किस तरह से काम करना है। रूल्स में होता है कि आपको कैसे फॉलो करके लेके चलना है आगे। सेक्शन नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास हो गया। इसमें सेक्शन नंबर 3 जो है, इसके तहत एयर फोर्स सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूट होती है और इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है इसके बारे में हमने बात करें, उसके क्या फंक्शंस हैं और काम क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, ये सारा काम फेडरल गवर्नमेंट करती है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? एयरपोर्ट सबसे पहले एयरफोर्स जो है ना, सॉरी ASF सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। कौन सी सिक्योरिटी? तमाम एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के, तमाम एरोड्रोम्स पाकिस्तान के, तमाम एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के, तमाम किस्म की सिविल एविएशन। लेकिन जहां जहां पे एयरपोर्ट है सिर्फ वो वाला हिस्सा, आउटसाइड द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जहां जहां पे उसका हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं ना, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये सारा का सारा लाहौर है। इस जगह पे बच्चों एयरपोर्ट है, ये अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट हो गया, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है। सिक्योरिटी मेंटेन होगी इस सारे हिस्से की, ना कि इस प्रॉपर ये बाहर वाले हिस्से की। बाहर वाला एयरपोर्ट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इसके अंदर अंदर की सिक्योरिटी जो होगी वो मेंटेन। इसी के अंदर जो है ना वो एरोड्रोम होगा, एयरक्राफ्ट रखे होंगे, एमोनेशन होगा, ऑपरेटर होगा, फोर्स के बंदे होंगे, जहाज उड़ रहे होंगे, बैठ, ठीक है ना, मूव कर रहे होंगे, ये वाला हिस्सा। बस इसकी बात आप लोगों ने करनी है कि सिक्योरिटी मेंटेन होती है विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट एरोड्रोम। क्यों मेंटेन होती है? दूसरा सवाल ये बनेगा, कोई अनलॉफुली जो है ना कोई इंटरफेरेंस ना करे। अगर कोई पैसेंजर है तो उसके बैग में कोई बम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कार है तो उसमें ऐसी कोई जो है ना वो मोबाइल नेटवर्क ना हो जो ट्रेस कर रहा हो या जो फट जाए। ठीक है, कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास कोई वेपन हो ना आए जो नुकसान दे सकता हो, ये वाली बात होती है। तो इस तरह के थ्रेट्स जो है ना वो आप लोगों को कवर करने होते हैं। दूसरी बात है कि सिक्योरिटी, मैं एक वर्ड लेता हूँ यहाँ पर जो आप लोगों ने याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल एयरपोर्ट आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूमन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन होगा तो काम होगा। तो उसमें तमाम तरह की स्ट्रक्चर्स आते हैं, तमाम तरह की इक्विपमेंट्स आते हैं, तमाम तरह का मटीरियल आता है। मतलब उसमें दीवारें, बिल्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑफिसर, स्टाफ, मोबाइल, उसमें ओवरऑल चीज़ें बच्चों सारी कवर हो जाती हैं। चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो। कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे भी तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम करना विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट। आगे वाले दोनों ऑब्सोलीटेड है, डिलीटेड है, ओमिटेड है। उसके बाद बच्चों ये है, तीसरा फंक्शन है इसका कंडक्शन का।
कंडक्शन कैसे करनी है, ठीक है। सरफेस का कंट्रोल हो गया, उसमें व्हीकल्स आ गए, उसमें ड्राइवर्स आ गए, ये वाली बातें इसमें आती हैं। चौथा बच्चों है पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो और मेल की सिक्योरिटी बनानी है। उसके बाद बच्चों है लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी बनानी है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे बच्चों लगता है पुलिस एक्ट 1861 या फिर पुलिस ऑर्डर 2002, अगर एयरपोर्ट के ऊपर कोई मसला हो जाए, कोई पब्लिक नॉइसेंस हो जाए या इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाए, तो पुलिस सबसे पहले वहाँ पे जो है ना वो कोऑपरेट करती है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिस जो है ना सबसे पहले जो है ना वहाँ पे, क्योंकि ये कॉग्निजेंस है भी जो है ना वो पुलिस सबसे पहले तमाम ऑफेंसेस को देखती है, ठीक है। ये वाला पुलिस। अच्छा, यहाँ पे एक और भी याद रख लीजिए कि जब भी कोई एम्प्लॉई एयरपोर्ट का बिला वजह छोड़ के भाग जाएगा या फिर उसने किसी भी एजेंट के साथ, किसी भी पाकिस्तान की मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी के खिलाफ किसी को हेल्प की हो और वो छोड़ देता है बगैर जो ना कमांडर को बताया, कमांडिंग ऑफिसर को बताया, छोड़ देता है, भाग जाता है, नहीं सब बनता, उसको डेजर्टर बोलते हैं। इस डेजर्टर को पुलिस पकड़ेगी। खुद भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पकड़ सकती है, लेकिन अगर पुलिस भी पकड़ सकती है इसको, बकायदा से जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो प्रॉपरली जो है ना वो इन्फॉर्म करता है थ्रू लेटर, थ्रू डॉक्यूमेंट, थ्रू एप्लीकेशन। लेकिन अगर एप्लीकेशन ना भी हो, लेटर ना भी हो, अगर पुलिस को शक पड़ता है कि ये जो है ना वो भागा हुआ है, ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का है, तो वो खुद भी इसको पकड़ सकती है। फिर इस डेजर्टर को दो तरह से रखा जाता है, या तो कोई करीबी थाना जो नियर बाई जेल होती है वो, या फिर जो है ना वो जो क्वार्टर गार्ड्स बने होते हैं हर महकमे में होते हैं। पुलिस लाइन होगी, जिस तरह पुलिस में पुलिस लाइन होगी, क्वार्टर गार्ड बने होते हैं, वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी के अंदर वहाँ पे रखा जाता है। फिर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये सारी कागनीजेंस बच्चों पुलिस के अंदर आती है। उसमें दो तरह के पुलिस एक्ट 1861 भी लगता है, पुलिस ऑर्डर 2002 भी लगता है। अगर आपका ये सवाल इस तरह करके आया तो आप कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट बताती है, बाकायदा से नोटिफिकेशन देती है, फिर ऑफिशियल गजट में ये सारी बात आती है। उसके बाद फिर फोर्स कमांडर जो है ना वो इसको अप्लाई करवा सकता है। अच्छा, उसके बाद है अगर आपसे पूछे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स किस सेक्शन के तहत बनाई गई, एक्ट के तहत 1975, लेकिन सेक्शन नंबर कौन है 4, इसके तहत बच्चों ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो इसमें जो हेड ऑफ फोर्स है शेल बी डिप्टी डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाई फेडरल। पहले हमने पढ़ लिया है, इसको पहले पढ़ शॉर्टकट करते हैं कि डीजी क्या है, हेड ऑफ फोर्स है, और हेड ऑफ फोर्स को लगाती है फेडरल गवर्नमेंट। बस इतना सा फ्रेज आप लोगों ने कवर करना, बाकी सब छोड़ दो। उसके बाद ये कि फोर्स पीछे हमने पढ़ी सिक्योरिटी, इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें रैंक्स वाले, जिसमें सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर भी जिनको जो है वो स्टार लगे होते हैं। इसमें बाकी ऑफिसर्स भी आते हैं, इससे ऊपर वाले भी, और तमाम मेंबर्स भी आते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह का काम कर रहे होते हैं, उसमें प्रेटर वगैरह काम कर रहे होते हैं, वो सारे इसमें कवर। 3 वर्ड सिर्फ याद रखने हैं इसमें। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल रिसीव सच पे, पेंशन, अलाउंस एंड अदर रेम्युनरेशन शैल हैव द ड्यू टू लीव। तीसरी बात यह है, अब यहाँ पे 3 फंक्शन हमने देख लेने हैं कि डायरेक्टर जनरल क्या काम करता है, पे, प्रमोशन, प्रिविलेजेस, छुट्टी देनी है किसी को इमरजेंसी हालात में, ठीक है, किसी को सस्पेंड करना है, किसी को डिसमिस करना है, किसी को अपॉइंट करना है। ये इकट्ठे फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए। 6-7 वर्ड है, पे हो गई, प्रमोशन हो गई, प्रिविलेजेस हो गए, पेंशन हो गई, अलाउंस हो गया, ये 2 वर्ड भी सब मिला लीजिए। किसी को डिसमिस करना है, सस्पेंड करना है, अपॉइंट करना है, छुट्टी देनी है, ये सारे के सारे जो है ना वो फोर्स कमांडर के अंदर सारे आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों हमने फर्स्ट शेड्यूल में देखा कि वो एक सर्टिफिकेट है, और सेकंड शेड्यूल भी एक तरह का सर्टिफिकेट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल वो सर्टिफिकेट है जब भी कोई मेंबर बनता है फोर्स का, या जब भी कोई ऑफिसर लाइक सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये सारे, उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यही सर्टिफिकेट होता है कि वो बंदा अपॉइंट हो चुका है। ये समझ इस तरह अपॉइंटमेंट लेटर हो गया उस तरह का। इसी के तहत प्रॉपर फिर बच्चों ये फंक्शन करता है जो भी बंदा होगा। फिर इसी के तहत अगर उसने कोई इलीगल काम किया है, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ है, मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, या फिर उसने कोई ऐसा क्राइम किया है, कोई पुलिस में कोई चोरी, कोई डकैती, 90 डेज से ज़्यादा उसको उसकी एब्सेंट मिली है, 90 डेज से ज़्यादा, ठीक है, ऊपर का तीर बनाना इसका मतलब 90 डेज से ज़्यादा, तो बच्चों डिसमिस हो जाएगा सर्विस से, ठीक है। अगर 90 डेज से कम है तो डिसमिस भी हो सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है, डिसमिस भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। तो जो इसने लीगल एक्टिविटी की है, अगर ये डेजर्टर बन गया, भाग गया, फोर्स छोड़ के भाग के बगैर बताए, तो इसको करीबी
थाना की जो जेल है वो हो सकती है जो लगता है वहाँ पे, या फिर जो क्वार्टर गार्ड होते हैं, क्वार्टर गार्ड, वहाँ पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। और उस वक्त इससे ये सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाएगा, फिर इसको देगा फोर्स कमांडर, और ये भी फोर्स कमांडर लेगा। अच्छा, अगर तो बच्चों ये सस्पेंड हुआ है तो फिर ये अपील कर सकता है, फिर ये अपील कर सकता है। अगर इसको सस्पेंड किया था, ये समझ लो कि इसको असिस्टेंट डायरेक्टर कर देता है या डायरेक्टर कर देता है, हर छोटा अफसर उसके बड़े खिलाफ, मतलब देखो सिंपल बात आपको समझाऊं, सिंपल मैं आपको समझाऊं, अगर किसी एएसपी ने सस्पेंड किया तो उसकी अपील जाएगी एसपी को, अगर एसपी ने किया तो उसकी अपील जाएगी एसएसपी को, अगर एसएसपी ने किया तो उसकी अपील जाएगी डीआईजी को, अगर डीआईजी ने किया तो उसकी अपील जाएगी आईजी को। ये पुलिस में होता है। इधर भी इस तरह लगा लो कि अगर सस्पेंड किया इंस्पेक्टर ने तो इसके खिलाफ अपील जाएगी 30 डेज में, ठीक है, 30 दिनों में बंदा वो अपील कर सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर को, ठीक है। ये क्योंकि इससे बड़ी अथॉरिटी ये है, 30 दिन में, मतलब कोई भी मुलाजिम वो 30 दिन में अपील कर सकता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे जो है ना वो बगैर इस वजह से जो सस्पेंड। अच्छा, अगर असिस्टेंट डायरेक्टर ने सस्पेंड किया तो फिर जाएगी डायरेक्टर को, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर हो गया। अगर डायरेक्टर ने किया है फिर जो ना आगे जो डिप्टीज होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जाएगी। अगर इसने किया है तो फिर फोर्स कमांडर के खिलाफ जाएगी। अगर फोर्स कमांडर ने बच्चों किया है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट, फिर फेडरल हुकूमत की तरफ जो है ना वो एम्प्लॉई जाएगा, फिर फेडरल हुकूमत डिसाइड करेगी कि इसको रखना है नहीं रखना। अपील 30 दिनों में जाएगी। ये लेयर आप लोगों को याद नहीं, आगे एक्ट में बात आएगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे बच्चों जो 4 क्लास है, सेक्शन नंबर 4 की वाली की हुई है कि जो ऑफिसर हैं, मेंबर हैं, उनको अपॉइंटमेंट के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सेकंड शेड्यूल में है और इसको देता है डायरेक्टर जनरल। अच्छा, उसके बाद यार बातें हमने पढ़ ली है। एनी पर्सन हु सीज, हाँ, अगर वो छोड़ देता है तो डिप्टी डायरेक्टर उससे जो है ना वो वापस ले सकता है, वो सर्टिफिकेट ले सकता है, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। बाकी सारी बातें रूल में लिखी हुई हैं, बस इसमें 3-4 क्वेश्चन यही बनते हैं, बस इतना याद रखना है आप लोगों ने, छोटी सी लाइन बना लो। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फोर्स कैसे काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारा डायरेक्टर जनरल के पास है, वही बताएगा किस तरह से काम करना है, एरोड्रोम किस तरह से काम करेंगे, एयरक्राफ्ट किस तरह से काम करेंगे, इसके पास ही सारी जो है ना वो पावर्स हैं और सारा जो है फंक्शंस परफॉर्म करने की सुपरविजन इसके पास है, जिसको आके फेडरल हुकूमत देती है। चैप्टर नंबर हमारा 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 है कि ऑफिसर्स और मेंबर्स की ड्यूटीज की पावर्स क्या है। इसके बच्चों ABC, ये पीछे हमने जो पढ़ा है ना, ये वाला सेक्शन नंबर 3, इसमें दोनों फंक्शन सेम है, बिल्कुल वही काम है जो इधर लिखा हुआ है, जो इधर लिखा हुआ है। एयरपोर्ट एएसएफ का क्या काम है, एएसएफ का वही काम है ना जो इसके ऑफिसर्स कर रहे हैं, मेंबर्स कर रहे हैं। बिल्डिंग खुद तो कोई काम नहीं कर रही है ना, एम्प्लॉइज ही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं कि तमाम जो है ना वो एयरपोर्ट्स को मेंटेन करें, एयरड्रोम्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, सिविल एविएशन हो गया, अगेंस्ट अनलॉफुल डिफरेंस, वही पैसेंजर बैगेज कार्गो कर, ठीक है, वही वाली बात हो गई। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें जो देखने वाली है कि अगर कोई हाई जैकिंग का इशू हो, जिसको साबोटेज बोलते हैं, इसके अलावा कोई कार बम्बर हो, कोई लेटर बम्बर हो, कोई डेंजरस आर्टिकल हो, ठीक है, कोई जो है ना वो असला लेके आया हो, इस तरह करके एमुनिशंस हो, तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी होती है तो फिर कस्टम स्टाफ बच्चों आता है, कस्टम स्टाफ को जो है ना इन्फॉर्म किया जाता है, फिर इसके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो कस्टम एक्ट 1969 के तहत होती है। यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन है, जब इस तरह का सवाल आता है कि ये कब बनाया गया तो बच्चे कहते हैं कि ये तो बहुत नाइंसाफी हुई है, ठीक है ना, फिर वो कर देंगे। चाहे फोर्स कमांडर तो आर्मी को भी बुला सकता है, उस पर फिर आर्मी एक्ट लगेगा 1952 का, ये वाली बात, सिर्फ ये डिफरेंट है इसमें। बाकी आप लोगों को बाकी याद इसमें ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें ये वाली बात है, यहाँ से सवाल बनता है। उसके बाद है जो असलाह बारूद होगा वो सारा का सारा किसकी कस्टडी में होता है, वो डायरेक्टर जनरल की कस्टडी में होता है, या फिर जिसको उसने पावर दी हो। देखा ना, डायरेक्टर जनरल खुद तो नहीं बैठा ताले लगा के, भाई एक प्रॉपर एक रूम होता है, एक बारक होती है जहाँ पे पूरा असला, वेपन्स और उसका जो है ना वो डिवाइसेस जो बॉडी के साथ स्कैन करती हैं, वो सारी की सारी एक प्रॉपरली उनका एक सेटअप होता है। अब उसकी अथॉरिटी होती है डायरेक्टर जनरल के पास। अब डायरेक्टर जनरल बताता है नीचे स्टाफ को कि किसको देना है, किसको नहीं देना, किसको वायरलेस सेट देना है, किसको नहीं देना, किसको जो है ना वो SMG गन देनी है, किसको जो है ना वो ब्लॉक देनी है, पिस्टल जिसको बोलते हैं, या फिर जो गर्ल्स के लिए होती है वो MP5 होती है, गर्ल्स के लिए होती है MP5, छोटा सा हथियार होता है, 25 मीटर उसकी रेंज होती है, 25 मीटर रेंज होती है उसकी, बिल्कुल छोटी सी गन होती है, बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है ना। तो ये हो जाए फिर चीज़ इधर ही होती है, समझ गए ना इस बातों को। सर्च कर सकता है फोर्स कमांडर, अरेस्ट कर सकता है बगैर किसी वारंट के। 2 सवाल बनेंगे, ठीक है, कॉग्निजेबल हो गया। अच्छा, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट, बाहर नहीं करेगा। हर वो बंदा जो कोई अटेम्प्ट कर, जिसको लगे कि ये अटेम्प्ट कर सकता है, ये किसी को गोली मार सकता है, ये इन डेंजर है, स्टाफ के लिए डेंजर है, खतरा है, या आगे चल के जो ना डेंजर बन सकता हो, या कोई इलीगल एक्टिविटी में हो सकता हो, ठीक है, तो ये सारा काम करता है।
परफॉर्म सच अदर फंक्शन कंप्यूटर अथॉरिटी, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसके बाद एक और 1A, इस क्लास को भी याद रखना है। ये मैंने पूरे अभी तक मैंने सिर्फ ये हाईलाइट किया है कि डायरेक्टर जनरल का काम है कि अगर लैंडिंग, पोस्ट लैंडिंग या एंटी हाईजैकिंग का कोई इशू है, उसके ऑपरेशंस हैं, एयरपोर्ट पे हो या एरोड्रोम पे हो, मतलब हवा में हो या नीचे ज़मीन पे हो या पानी में हो, तो फिर सिविल एजेंसीज जो है इसको कंट्रोल करती हैं। सिविल एजेंसी में फिर कौन कौन सी आती हैं? उसमें मिलिट्री अथॉरिटी आ जाती है, और सिविल एजेंसी में बच्चों IB और MI, ये अगर नाम पूछे तो ये भी आ सकती हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री अथॉरिटी का याद रखने की ये आती है असिस्टेंट के लिए। फोर्स कमांडर्स की पावर्स देख ली, पीछे हमने कुछ वर्ड्स लिखे कि पे, प्रमोशन, पेंशन, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव्स, अपॉइंट करना छोटे स्टाफ को उसका काम है, इंस्ट्रक्शंस देना उसका काम है। अच्छा, उसके बाद एमुनिशन, आर्म्स रखना उसका काम है। अब एक ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है? लाइक एक इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है, इसके पास कौन सी पावर्स हैं? इसके पास बच्चों वही पावर्स हैं जो एक थाने के इंचार्ज की होती हैं, ठीक है, थाने के इंचार्ज, लाइक SHO जिसको बोलते हो, SHO। एक SHO के पास पूरा थाना होता है, तो एक ऑफिसर के पास वही पावर्स हैं जो एक SHO की, समझ लो पावर्स, सिंपल वर्ड्स में। पुलिस इंचार्ज स्टेशन का उसको बोलते हैं। ये बात हमने पीछे भी की कि इस पर पुलिस एक्ट 2002 भी लगता है और पुलिस एक्ट 1861 भी लगता है, ठीक है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी लगता है। देखो ना, अब SHO है, वो FIRs को देखेगा। FIR तो मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, कुछ क्रिमिनल एक्ट वाली होंगी, किसी के ऊपर कानून शहादत लगता होगा, किसी के ऊपर PPC लगती होगी, ठीक है ना। तो ये पूरा एक प्रोसीजर को उसने देखना होता है। उसके बाद पूरा मतलब एक पूरा चालान बनाता है, फिर उस चालान को लेके मजिस्ट्रेट के पास बंदे के साथ जाता है, फिर मजिस्ट्रेट उसको सजा देता है, जज उसको सजा देता है। एक पूरा प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होती है CRPC, ये क्या है? प्रोसीजर के लिए। और सजा के लिए बच्चों इस्तेमाल होती है, सजाएं उसके लिए होती है PPC, पनिशमेंट के लिए PPC 1860, और प्रोसीजर ट्रायल के लिए वो सारा का सारा है CRPC में। यही अफसर की जो पावर्स हैं। एक लायबिलिटीज ऑफ ऑफिसर मेंबर्स, लायबिलिटी ये है, देखो, एक कारपोरल है, कारपोरल के ऊपर जो अथॉरिटी है वो है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके ऊपर अथॉरिटी है वो है सब इंस्पेक्टर। इसके ऊपर अथॉरिटी है वो है इंस्पेक्टर। इसके ऊपर हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके ऊपर हो गया डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, चीफ, उसके बाद हो गया फोर्स कमांडर। कारपोरल ताबेदारी करेगा, हुक्म मानेगा ASI का, ASI मानेगा SI का, SI मानेगा इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर मानेगा AD की, AD मान जो ना वो पैरवी करेगा डायरेक्टर, डायरेक्टर की डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद फोर्स कमांडर। हर छोटा जो रैंक वाला, इसमें बात आती है रैंक की, रैंक स्केल की बात आती है। देखो, इसका 7वां स्केल है, इसका 9वां स्केल है, इस तरह करके इसका 14वां स्केल है, बहरहाल जो भी है, इस तरह करके 16वां हो गया, इस तरह करके 17वां हो गया, फिर 18वां, 19, 20, इस तरह कर चलते हैं। तो हर जो स्मॉल रैंक है ना, वो बड़े रैंक की जो है ना, वो जो उसकी इंस्ट्रक्शंस होगी उसको वो फिलफिल करनी होती हैं। अगर नहीं मानता तो कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, कम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब वही अफसर है। लाइक अगर ASI ने सब इंस्पेक्टर की बात नहीं मानी तो भाई ये तो ये फोर्स कमांडर को कंप्लेन कर सकता है या फिर इसको सस्पेंड भी कर सकता है, या इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है कि ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है, इस फोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये बातें नहीं मानता। उसके बाद बच्चों 7A में यहाँ पे ऑफिसर और मेंबर्स का जो पीछे मैंने बात की, पाकिस्तान आर्मी एक्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, इसमें भी इसको ऑफिसर और मेंबर कहा गया है। इसके तहत ना यहाँ फोर्स कमांडर बुला भी सकता है, डायरेक्टर जनरल। अब वो वाली बातें जो पीछे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बच्चों समझाई है, ये वाली बात है सारी। अब ये कहानी स्टार्ट हो गई है 7A, 7B, 7C, 7D में ये वाली बातें होंगी कि डायरेक्टर जनरल चाहे तो जिस तरह आर्मी एक्ट के तहत वहाँ पे ऑफिसर मेंबर को जहाँ पे जो कोर्ट मार्शल होता है, तो उसी तहत इसके पास भी पावर है कि ये कोर्ट मार्शल कर सकता है या अदालत लगा सकता है, ठीक है, ये सवाल बनेगा। उसके बाद इसको जो ये अथॉरिटी इसको किसने दिया है? इसको बच्चों दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। FG का मतलब फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास पावर नहीं है कि वो इस जुरिस्डिक्शन को वेरी करे या मॉडिफाई करे, बदल दे, ठीक है, एनुअली बदल दे या सेट असाइड कर दे या रिवाइज कर दे या रिव्यू कर दे, किसी के पास जो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7B में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बात की कि अगर 90 दिन से जो है ना वो ज़्यादा होगी तो डिसमिसल होगा, अगर 90 दिन से कम होगी तो फिर सस्पेंड भी हो सकता है और फिर डिसमिस भी हो सकता है। एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द फोर्स हु विल सेंटेंस टू इम्प्रिजन फॉर अ टर्म व्हिच इज नॉट लेस देन 90 डेज, मतलब 90 दिन हो या 90 से ज़्यादा हो तो उसको क्या मिलेगा? डिसमिसल का ऑर्डर मिलेगा, परमानेंटली मुअत्तल, डीम्ड डिसमिसल। मैंने वर्ड डाला था नोट्स में, डीम्ड डिसमिसल। ये यहाँ से वर्ड खेल सकता है आप लोगों के साथ। सस्पेंड का मतलब होता है टेम्परेरी फोर्स से मुअत्तल कर दिया, साल दो थोड़ा अर्सा, महीना डेढ़ में ट्रायल चलेगा, उसमें अगर गिल्टी हुआ तो कोई सज़ा मिल जाएगी, उसको संशोर मिल जाएगा या फिर उसको फाइन हो जाएगा। लेकिन डिसमिसल का मतलब होता है परमानेंटली डिसमिसल। तो फिर बाद में अगर रिक्वेस्ट की जाए, अपील की जाए तो फिर तब वापसी हो सकती है, अदरवाइज सस्पेंशन।
अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, अगर उसने कोई रिमिसेस किया है, इलीगल एक्टिविटी की है, कोई नेग्लिजेंस करवाई है, ठीक है, ड्यूटीज़ में, तो फिर बच्चों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वर्ड याद रखना यहाँ पे कॉम्पिटेंट। इसका हर किस मतलब नहीं है कि इसको फोर्स कमांडर करेगा। मैंने पूरी लेयर आप लोगों को बता दी है कि अगर एएसआई ने सब इंस्पेक्टर की बात नहीं मानी तो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर की नहीं मानी तो इंस्पेक्टर वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। फिर उसको बच्चों यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्लेस ऑफ इंप्रिजनमेंट। अगर तो उसकी इंप्रिजनमेंट 90 दिन से कम है, शॉर्टर देन 90 डेज, बकायदा से मार्क कर रहा हूँ, फिर आप लोग यही पढ़ोगे, तो फिर बच्चों उसको नियरेस्ट प्रिजन जो पुलिस स्टेशन की है वो, या फिर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि वो कहाँ पे रखती है वो, या फिर इसमें होता है क्वार्टर गार्ड। ये 3 जगह आप लोग याद रख लीजिए कि यहाँ पे जो है ना वो उसको रखा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तो ये क्रिमिनल का काम होता है ना। एज सच अदर प्लेस एज डायरेक्टर जनरल में कंसीडर, वही बात है, डायरेक्टर जनरल की मर्जी क्या है। कैप्चर ऑफ डेजर्टर, आ गया भगोड़ा, डेजर्टर का मतलब भागा हुआ। Whenever any person subject to the act of deserter, the chief security officer, ठीक है ना, कि ये लेटर लिख सकता है, कोई दरखास्त भेज सकता है, पुलिस स्टेशन को रिटर्न देगा, ठीक है, रिटर्न इन्फॉर्मेशन देगा, बताएगा कि ये बंदा क्यों भागा हुआ है, या उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, या वैसे उसने ड्यूटी छोड़ दी। आप ऐसा नहीं करेंगे कि ठीक है ना, तंग होंगे तो चलो भी किक मारो वो और जाएँ जनाब जी घर, पीछे से आ जाएंगे एयरपोर्ट वाले, ले जाएंगे आप लोगों को, तो ये असिस्टेंस के लिए ले सकता है। फिर उसके बाद जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी होगी तो वो बच्चों उसको फिर कैप्चर कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे एप्रीहेंशन A warrant has been issued by magistrate, ये सवाल भी यहाँ पे लिख लीजिए, shall deliver the deserter who apprehend into the custody of force, ठीक है ना। ये अब देखो क्या बनेगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बच्चों रिटर्न लिखेगा, रिटर्न इंफॉर्मेशन सीधा लिख लें, ये किसको देगा, जो रेलिवेंट पुलिस इंचार्ज हो गया या पुलिस स्टेशन हो गया। अब पुलिस इंचार्ज, अच्छा पुलिस इंचार्ज फॉर एग्जांपल कोई इंस्पेक्टर भी हुआ ना, तो ये बच्चों मुतलका जो पुलिस स्टेशन का मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट सीधा आप कह लो एसपी हो गया, एसएसपी हो गया, ठीक है, एएसपी हो गया, कोई भी हो सकता है। उसके मतलब एक शहर में 3-4 थाने इकट्ठे भी हो सकते हैं, उसका भी जो है ना वो उसमें एक ही एसपी काम कर रहा होता है। तो ये बच्चों बाकायदा से वारंट जारी करेगा, वारंट गिरफ्तारी जारी करेगा, और इसकी गिरफ्तारी जब बाकायदा से रिटर्न हो जाएगी, वारंट हो जाएगा, तो फिर पुलिस इसको कैप्चर कर सकती है। अच्छा, जब उसको कैप्चर कर लेगी तो इसकी कस्टडी फोर्स करेगी, ठीक है, एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स इसकी कस्टडी करेगी, मतलब कि फोर्स कमांडर के हवाले कर देगी। अब फोर्स कमांडर चाहे तो वो कह सकता है भाई इसी पुलिस स्टेशन में इसको कैद कर लो, तो यहाँ पे इसका ट्रायल चलाया जाए। ट्रायल तो फिर एयरफोर्स सिक्योरिटी पर अपने हिसाब से चलाएगी ना, लेकिन उसको कैद करना है, या फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट कहीं पर रखवा सकती है अगर कोई बड़ा बंदा है तो, या फिर कोई नियरेस्ट प्रिजन हो सकती है, यही हो सकती है। या फिर बच्चों इसकी दूसरी क्लास है विदाउट वारंट। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको लगता है कि जो उसके पास कोई रीज़न है कि ये जो आने वाला जो पर्सन है ये डेजर्टर है, मतलब भागा हुआ है या एब्सेंटी है या फिर ये जॉब नहीं कर रहा, तो वो बगैर किसी जो है ना वो प्रॉब्लम के उसको पकड़ के मजिस्ट्रेट के हवाले कर देगा, मजिस्ट्रेट फिर आगे जाके एएसएफ के हवाले कर देगा। अपील और रिवीजन, डायरेक्टर जो होगा, यहाँ पे बच्चों डिप्टी डायरेक्टर की बात होनी है, ये मिसिंग है यहाँ पे, या फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, आर एनी अदर ऑफिसर, अ पर्सन एग्रीव्ड मे विद इन 30 days of the order appeal to higher officer then onwarding the punishment। जो पीछे आप लोग को मैंने तरीका से कहना वो याद रखो, ये आप लोग को उल्टा चला रहा है। देखो हम सब इंस्पेक्टर स्टार्ट करते हैं कि सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ, उसको सस्पेंड किया इंस्पेक्टर ने, ऐसे होता नहीं, इस तरह करके बड़े ही करते हैं। सब इंस्पेक्टर को आगे हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर उसके बाद डीजी आ गया। ये यहाँ से लेके तो यहाँ से लेके यहाँ ऐसे करके अपील जानी है, कितने दिन लगेंगे, 30 दिन अपील के लिए। तो ये इस तरह करके प्रोसीजर फॉलो करेगी। एसआई अपील कर सकता है इसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ। सवाल आप लोगों से बन सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन का मतलब है वही जिसको डिसमिस किया है या सस्पेंड किया है वो वाला। अगर डायरेक्टर जनरल ने किया है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको सजा देगी, कितने दिनों में देगी, वो भी 30 दिन। ठीक है, तुम्हारे पास एक रक्षा किया कि 30 दिन अपील के और 30 दिन में सजा, माफ़ करती है, रिवाइज करती है, जो भी करती है, फाइन करती है, वो फिर उस मुजाद अथॉरिटी का काम है। 7G में है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स, द फेडरल गवर्नमेंट में भी बाय नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल बात हो रही है कि अगर बच्चों डीजी लगाना है, डिप्टी डायरेक्टर लगाना है, डायरेक्टर लगाना है, असिस्टेंट डायरेक्टर लगाना है, ठीक है, ये सारे काम लगाती है फेडरल गवर्नमेंट, ये सारे ऑफिस लगाती है फेडरल हुकूमत। लेकिन अगर इंस्पेक्टर लगाना है, सब इंस्पेक्टर लगाना है, एएसआई लगाना है और इसके अलावा कारपोरल को लगाना है, ये बतो डीजी लगाता है।
बस ये इस बात इसमें लिखी हुई है और कोई इसमें खास बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कारपोरेटर ये डायरेक्टर जनरल करता है और फेडरल हुकूमत जो भी करती है वो इनको लगाती है। द रैंक स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्स विच द पाकिस्तान आर्मी शैल बी, ये पाकिस्तान आर्मी वाले से किया इसने। लेकिन 8वें सेक्शन में एक इंडेमनिटी है, माफ़ी है कि अगर कोई एम्प्लॉई एएसएफ का गुड फेथ में कोई काम करता है, उससे गलती हो जाती है, बात है गुड फेथ में, फिर उसके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ना उस पर कानून शहादत लगेगा, ना उस पर जो ना कानून शहादत नहीं सीआरपीसी लगेगी, ना बीपीसी लगेगी, ना पुलिस रूल्स लगेंगे। पावर को डेलीगेट कैसे होगा? पावर डेलीगेट बच्चों ऐसे होगी, एक ही बात याद रख लो, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, पावर्स अपनी देगी डीजी को, डीजी आगे पावर्स खुद इस्तेमाल करेगा, या फिर वो आगे दे सकता है डिप्टी डायरेक्टर को, या फिर दे सकता है डायरेक्टर को, या फिर दे सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर को, या फिर दे सकता है सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को। अभी डीजी की मर्जी है किसको दे पावर, ठीक है ना। और ये पावर बकायदा से ऑफिशियल गजट में मौजूद होती है, ये बात इसमें लिखी हुई है। ये बात हमने इधर भी पढ़ ली है कि अब डायरेक्टर जनरल के पास जो पावर है उसकी मर्जी है किसी भी ऑफिसर को दे दे, काम तो है नहीं, उसको डेलीगेट करना, काम करवाना है, पावर को डेलीगेट किया जाता है, बस इसमें ये पावर है। पावर टू मेक रूल्स, रूल मेकिंग जो है ना वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे एक्ट करवाना है, सारा काम करवाना है। लेकिन जो रेगुलेशंस की पावर है बच्चों वो है डायरेक्टर जनरल के पास। 13वां सेक्शन है, ऑर्डिनेंस को रिपील करके एक्ट बनाया गया। बट ये वाला आपका एक्ट है, इसमें टोटल अगर मैं आपको यकीनन से बताऊं तो 50 क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, 50 क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्या क्रक्स है? एएसएफ ऑर्डिनेंस 1975 ये बना, इसमें एएसएफ एक्ट 1975 बनाया गया। इस 1975 एक्ट के तहत 1976 में एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई। अच्छा, अब ये जो एक्ट है इसमें टोटल 13 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 13 सेक्शन है, 5 चैप्टर हो गए, 13 सेक्शन हो गए। पहला हो गया शॉर्ट टाइटल का, कमेंसमेंट का। तो आपसे सवाल पूछेगा कमेंसमेंट एट वंस हो गई, अप्लाई कहाँ होता है? एरोड्रोम, एयरपोर्ट्स, तमाम सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन सब के ऊपर अप्लाई होता है। अच्छा, पहला सेक्शन ये हो गया टाइटल वगैरह का। दूसरा यहाँ पे आज दूसरा डेफिनेशन हो गई। तीसरा हो गया एयरपोर्ट की जो है ना वो सिक्योरिटी है, मेंटेन करनी है। 3 मैंने फंक्शन बताया, एक तो सिक्योरिटी हो गई ओवरऑल सिक्योरिटी हो गई। दूसरी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी हो गई, दूसरा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी हो गई। तीसरा पॉइंट था इसमें बच्चों कंडक्शन की। चौथा पॉइंट था इसमें पैसेंजर्स हो गए, और इसके अलावा मेल हो गई, कार्गो हो गया। 4 पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पे भी क्या है? सिक्योरिटी हो गई ओवरऑल, उसके बाद हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी हो गई सेक्शन नंबर 6 में। इसके बाद हमने यहाँ पे पैसेंजर्स भी देखे, कार्गो भी देखी, मेलिंग भी देखी। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि कोई हाई जैकिंग है, ठीक है, कोई बम्बर है, तो उसके लिए कस्टम स्टाफ आएगा, कस्टम एक्ट लगेगा 1969 का, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि आर्म्स और एमुनिशन जो है वो डायरेक्टर जनरल की कस्टडी में होता है। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और क्या नाम है कैप्चर भी कर सकते हैं, अगर विदाउट वारंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि आप लोगों को क्या काम करना है कि विद इन लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट, ये फंक्शन जो परफॉर्मिंग विद इन लिमिट, सिवाय डेजर्टर के, ठीक है। यहाँ पे जो डेजर्टर होगा अगर उसने कोई ऐसा काम किया है कि 90 दिन से ऊपर आए तो सीधा डिसमिस हो जाएगा। अगर 90 दिन से कम है फिर वो सस्पेंड हो जाएगा या डिसमिस हो जाएगा। फिर उसकी अपील चलेगी। अपील के लिए कितना टाइम है? 30 दिन। और सज़ा कितने दिन में? 30 दिनों में। ये वाला हो गया। अच्छा, लायबिलिटीज़ में हमने चौथा किया, ये हमने पढ़ लिया कि इसके तहत बकायदा से रिपोर्ट बनती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो इसके पास है, फोर्स कमांडर के पास हो गई। पावर लायबिलिटी की लायबिलिटी ऑफिसर, ये सिर्फ इसमें ओबे करना है। पावर्स एंड ऑफिसर मेंबर, इसमें आर्मी एक्ट हमने देखा, आर्मी एक्ट 1952 अप्लाई होता है, याद रखना है। अच्छा, इसमें फोर्स कमांडर के पास क्या है? फोर्स कमांडर कोर्ट मार्शल करता है। अच्छा, ये सजाएं हमने आगे देख ली हैं। ये वाली बातें हैं, टोटल ये वाली बातें हैं और कोई खास बात नहीं है। ये आप लोगों का एक्ट है। हमने वैसे थ्योरी पे इसकी पढ़ ली, क्रक्स भी देख लिया, नोट्स भी आप लोगों के पास हैं। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना एएसएफ एक्ट में कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे सब कुछ आसान है। आगे हमने चीज़ें जो है ना वो थोड़ी कवर करनी है। मेन जो है ना यहाँ से सवाल बनते हैं, इसमें यहाँ से आपके 5 से 7 सवाल ज़रूर बनेंगे, अगर कम से कम भी आए तो।